जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने AS2 स्टार्ट करा था। एक बार मैं सारी बातें दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा फ्लो से सुन लेना। तो भाई AS2 के अंदर क्या हुआ? जाना है? कहाँ जाना? इमरजेंसी। इमरजेंसी हंसता हुआ जा रहा है तू। किधर जाना है? किधर जाना है? साकेत जाना है? PVR साकेत? इमरजेंसी में PVR साकेत जा रहे हो? दोस्त को कुछ है, मतलब दोस्त को कुछ है। दोस्त को मूवी देखने का मन कर रहा है, फिर ऐसे ही जाना है। ऐसे ही जाना है। काफी इमरजेंसी है, काफी इमरजेंसी है, आप जल्दी जाओ आप। हाँ, रीयूनियन, रीयूनियन इमरजेंसी। कहाँ मिल रहे हो? PVR साकेत नहीं? ठीक, गुड ईयर। ऐसी इमरजेंसी सब पे लगी। आपने मेरे सूत्र में बोला। ठीक है, आइए। AS2 के अंदर हमने सबसे पहले क्या करा था बच्चे? डेफिनेशन, जिसके अंदर आपको पता लगा था रॉ मटेरियल, ध्यान से सुनना भैया, समराइज हो जाएगा। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। फिर क्या स्टोर एंड सप्लाईज भी आ जाता था? बिल्कुल आ जाता था। लेकिन वो जो PPE की डेफिनेशन में होगा, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, लूज टूल्स, क्या वो आ रहा था? वो नहीं आ रहा था। लूज टूल्स नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि किस में आ रहा था? AS10। ये हमने डेफिनेशन की बात करी थी। फिर हमने बात करी थी बच्चे स्कोप ऑफ AS2। स्कोप ऑफ AS2 बताएंगे क्या क्या पॉइंट थे? सबसे पहला, स्कोप ऑफ AS2 में था कि क्या क्या चीजें AS2 में नहीं आ रही, है ना? सबसे पहला क्या था? वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, देन वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, शेयर्स, डिवेंचर्स। ना तो ये AS2 में आ रहे हैं, ना ही AS10 में आ रहे हैं, लेकिन इनका करंट वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या चल रहा है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। इसके बाद बच्चे, हाँ, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसपे ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, MSP या गारंटीड अमाउंट हो चुका है, तो वो अपने स्टॉक को सेल प्राइस पे ही दिखा सकते। ठीक है बच्चे, ये हमने करा था। फिर इसके बाद हमने वैल्यू का रूल देखा था, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। दैट वाज कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। कॉस्ट के अंदर क्या क्या था? परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। एंड NRV क्या था? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक द सेल्स, दैट इज एग्जांपल ब्रोकरेज, है ना? एग्जाम्पल के लिए ब्रोकरेज। और जैसे कि अगर कॉस्ट 100 है, NRV 120 है, तो क्या लेंगे आप? 100 रुपए ले लेंगे। कॉस्ट 100 है, NRV 70 है, तो 70। फिर इसके बाद हम लोगों ने कॉस्ट फॉर्मूला देखा था, जो कि कह रहा था भाई फीफो के हिसाब से कैसे चलेगा, लीफो कैसे चलेगा, जो कि अलाउड नहीं है। एवरेज मेथड कर लिया था हमने, चारों प्राइस का एवरेज ले लिया था, देन वेटेड एवरेज, और आखिरी में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। याद है ना बच्चे? तो हमने ये सारी की सारी बातें करी हुई, ज्यादा कोई बात बची नहीं हुई। ठीक है, अब एक बार फ्लो से एक दो बातें बोलूंगा, आइए एक बार लिखिएगा, दोबारा से लिख लीजिएगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर ये तो लिख लिया, छोटी सी बात आएगी बेटे। अब इन्वेंट्री के अंदर मैं बाइफरकेट करूंगा, रॉ मटेरियल अलग, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स अलग। ठीक है बच्चे? वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स के लिए आप कह सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बनकर ही खत्म हो जाएगा। एग्जांपल, वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट या फिनिश गुड का कॉस्ट 100 है, और NRV अगर 70 है, सो व्हाट डज AS2 टेल्स? क्या वैल्यूएशन ले लेंगे आप? 70, वेदर इट बी वर्क इन प्रोग्रेस, वेदर इट बी फिनिश गुड, सेम प्रिंसिपल।
लेकिन रॉ मटेरियल में थोड़ा सा अलग है। इसका प्रिंसिपल लिखने के लिए एग्जाम्पल पहले समझाऊंगा, फिर हम ऊपर प्रिंसिपल लिख देंगे। मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जैसे कि अगर आप शर्ट बना रहे हैं तो कॉटन की बात कर रहा हूँ। कॉटन की जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, और एनआरवी जो है वो 70 रुपये है। अगर आपको जितनी नॉलेज दी गई है आप उस हिसाब से आंसर देंगे, तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि AS2 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 70। लेकिन ये जरूरी नहीं है, यानी कि हमें अभी कंक्लूड नहीं कर। मुझे अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट एनआरवी दिया है तो, और क्या मैं कह सकता हूं इज एनआरवी बिलो कॉस्ट, इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? इट्स अ बैड साइन। अरे मैं 100 का खरीद के लाया, मार्केट में 70 भाव चल रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो अगर तो आपकी फिनिश गुड्स में भी वाट लगी हुई है तो आप गिरोगे एनआरवी पे। मेरे कहने का मतलब है, टेक इट एज अ केस नंबर ए, फिनिश गुड की कॉस्ट 500 और एनआरवी 600। क्या आपका फिनिश गुड बढ़िया चल रहा है जिंदगी में? बढ़िया चल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। AS2 में 100 रुपए लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात। आप एनआरवी पे तब आएंगे जब रॉ मटेरियल एनआरवी पे तब आएगा जब एक तो उसकी भी वाट लगी हो और उसके फिनिश गुड की भी वाट। समझ रहे हो? जनरली क्या होता था, विच एवर इज लोअर, लेकिन यहाँ नहीं, ये भी लोअर आना चाहिए, एनआरवी पे आने चाहिए, और ये भी एनआरवी पर आना चाहिए, तब जाऊंगा एनआरवी। ठीक है, अगले एग्जाम्पल बनाते हैं। एक बार समझ आ गया आपको, लैंग्वेज में लिखेंगे इसको, पर अभी एग्जाम्पल बनाते। रॉ मटेरियल कॉस्ट 100, एनआरवी 150, फिनिश गुड कॉस्ट 800, एनआरवी। अच्छा, पहली बात, ये सिचुएशन है, डू आई नीड टू सी द फिनिश गुड्स? वो देखने का ही नहीं है। समझ रहे हो? मेरा सीधा सीधा क्या है, AS2 के हिसाब से क्या आ जाएगा, 100 रुपये। मेरे को फिनिश गुड तब देखना है जब मेरा रॉ मटेरियल एनआरबी की तरफ गिरने को तैयार। समझ रहे हो? अब थर्ड केस बना देंगे बेटे। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 100 और एनआरवी है 70। ओहो, फिनिश गुड की कॉस्ट है 600 और एनआरवी है 500। सर, ये भी एनआरवी लेस आ रहा है और यहाँ पर भी फिनिश गुड में बाट लगी हुई है, तो AS2 क्या कहता है, क्या ले लेंगे आप? यानी कि आपका रॉ मटेरियल एनआरवी पे तब आता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। व्हेन एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एंड व्हेन एनआरवी ऑफ फिनिश गुड इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो एनआरवी पे जाना होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं रॉ मटेरियल का प्रिंसिपल, आई मीन रॉ मटेरियल, अगर मैं बोलूं इट विल बी वैल्यूड एट एनआरवी इफ NRV of raw material is less than cost of raw material and NRV of finished goods is less than cost of। तो तुम्हारा एनआरवी टोटली गिर जाए तो ही रॉ मटेरियल को एनआरवी पे लाना। सेट है जी कहानी। और जनरली यहाँ क्या होता था, इधर भी देखना होता था ज्यादा, इधर सीधा सीधा बोल दिया था भाई एनआरवी गिर गया, एनआरवी ले। अगर मैं इसका प्रिंसिपल बोलूं, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश को एनआरवी में कब दिखाया जाता है, व्हेन एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और एनआरवी फिनिश गुड इज लेस देन कॉस्ट ऑफ फिनिश। लेकिन यहाँ पर दोनों क्लियर है बच्चे, अब ये बना लीजिएगा। और ये ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं है, थ्योरेटिकल हमें समझ आना चाहिए। ये सारा क्लियर है।
है। ओके, अगले हेडिंग लिखते हैं एक बार। पहले मैं छोटे पॉइंट बताता हूँ, फिर सीधा क्वेश्चन करेंगे, समझ लो, मैं वही बता रहा हूँ वो जो क्वेश्चन में था। अच्छा, अब एक बात बताओ, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कह सकता हूं, या तो कॉस्ट होता है या फिर एनआरवी, विच एवर इज, बट if NRV of work in progress is undeterminable, अरे सर मतलब भाई मेरे को उसकी वैल्यू नहीं पता लग रही भाई। वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा स्टेज है मार्केट में, क्या रेट निकालूंगा उसका। कॉस्ट निकालना आसान है, कॉस्ट आसान है बेटे, कॉस्टिंग पढ़ी है आपने, वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट निकाल दूंगा मैं किसी भी सिचुएशन में जिंदगी में, लेबर जोड़ के, वेरिएबल ओवरहेड जोड़ के, समझ रहे हो कितने परसेंट काम हुआ है। जिन बच्चों ने कॉस्टिंग पढ़ा, कॉस्ट निकल जाती है जिंदगी में, लेकिन उसका मार्केट में सेल प्राइस क्या है, वो आप बोलोगे सर मार्जिन जोड़ लो, वो प्रिंसिपल्स नहीं है ना इसमें। ठीक है, कॉस्ट निकालना बड़ी बात नहीं है, बट अगर एनआरवी नहीं निकली तो कैसे निकालूंगा, निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, आप क्या कर देंगे, एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स ले लेंगे, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट to complete, estimated cost to complete work in progress into finish। वर्क इन प्रोग्रेस से उसमें जो कॉस्ट है ना, वो आप कॉस्ट निकाल लेंगे और उसी को माइनस कर दो। कोई मार्जिन वार्जिन का झमेला नहीं कि सर कॉस्ट है तो मार्जिन, वो नहीं है वो। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, एनआरवी ऑफ वर्किंग। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन आई से एनआरवी, आपको समझ आ रहा है, सेल प्राइस माइनस ब्रोकरेज, यही हो गई है, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में आने वाला है ये। आपको फिनिश गुड का सेल प्राइस दिया होगा, एस्टिमेटेड सेल प्राइस, आपको ब्रोकरेज दे रखी होगी, और आपको ये भी दे रखा होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस वाले में 100 रुपए और लगाऊंगा तो ये हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, सिर्फ नोट कर लीजिए, क्वेश्चन के देखोगे, रेफरेंस दोगे, खत्म हो जाएगी। फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी के बीच में मैं कॉस्ट, तेरा क्लॉथ बन चुका है, कपड़ा बन चुका है, तू 100 रुपए और लगाएगा ना तो तेरा फिनिश गुड बन जाए। समझ रहे, तेरे पास कपड़ा है, कपड़ा बना हुआ है, कपड़े से शर्ट बनाने में कितने रुपए लगेंगे तेरे, 100 रुपए। और अगर मैं देखो बोल रहा हूं कि इसकी एनआरवी 800 है और ये इनडिटर्मिनेबल है, तो भाई इसकी एनआरवी 700 कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों का गैप ही है। ये मैं नहीं बोल रहा, एस टू बोल रहा है। आप मार्जिन का लॉजिक लगा लो, वो लगा नहीं सकते ना, एस टू जो बोलेगा वही चल। कहीं क्लियर है बच्चे, ओके, नोट कर लेना इसको। और आइए, अब हम क्वेश्चंस करेंगे और बस फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, हाँ मैंने बोला था रिमोट करने, हमने सुना नहीं था तब। कोई बात नहीं, आप तो इतने टैलेंटेड है बेटा, आप तो हैंडल करेंगे। सर एक बार फिनिश गुड वाला बता देना। भाई फिनिश गुड की एनआरवी दे रखी है, एक बार लिख लो इसको, क्वेश्चन में भी आ जाएगा। पर फिनिश गुड की एनआरवी दे रखी है, और उसमें से तेरे को निकालना क्या है, एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, मैं कह रहा हूं उस वर्क इन बनाने की जो कॉस्ट है, टू कन्वर्ट दैट इनटू फिनिश गुड, टू कंप्लीट
वर्क इन प्रोग्रेस इनटू फिनिश गुड, वो अगर आप माइनस कर दोगे यू विल गेट एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कई बच्चे क्लियर है? हटा दू? कल का क्या प्लान है बच्चों का? पढ़ाई? कल संडे है, जनरली पूछ रहा था मैं, ऐसे ही आपका रूटीन पूछ रहा हूँ, आप ऐसे ये बच्चे के जो मन में बोलने दो यार, ऐसे इतना भी नहीं। हाँ बोलो बच्चे, बोलो क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो? अकाउंट्स? टैक्स? नहीं, टैक्स को बुरा नहीं लगेगा। मुझे बुरा लगा तो मैं बदला लूंगा ना, क्लास रख। हाँ अब मैं अपनी इच्छा से कर लूंगा। हाँ जिम नहीं जाना है, ऐसे थोड़ा बहुत चलेगा यार, ठीक है। चलिए आइए। हाँ करवाऊंगा बिल्कुल भी, ऐसे दौड़ना है। हाँ ये भी चीज सही है, डिडक्शन वाली तो बनी। 100 days चैलेंज है जस्ट बिगिन, वो तो बहुत, वो पीजीबी के साथ ही होता है। जैसे आप डांस और सिंगिंग साथ ही कर जाते हो ना, एक ही पार्टी में डांस भी हो जाता है। ठीक है ना, एक साथ ही हो जाएगा। वो संडे के दिन ही बुला लूंगा, कल अगर होगा कल बुला लूंगा। ठीक है जी आइए। ओके शोएब कुछ कहना चाहते बोलो भाई। बन जाएगी, एनी मोमेंट बन सकती है। अभी मैं चेक करो, आपके आया नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया? ओ माय गॉड, क्या आप खुद कोई क्वेश्चन कर सकते हो? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, देखते हैं इलस्ट्रेशन 3, आप कितने इंटेलिजेंट हैं ये देखते हैं। मैंने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, बट दिस इज, जो बच्चों ने पुराना कॉस्टिंग पढ़ लिया उनके लिए तो बच्चों वाला सवाल है ये। और जिन्होंने भी नहीं पढ़ा उनको समझाऊंगा, पर एक बार ट्राई करो। एमटी इज मेट्रिक टन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यूनिटी है बस। केजीज बोल लो, मेट्रिक टन बोल लो, डिनोमिनेशन है। टोटल इनपुट मशीनरी में कितना गया? 5,000। नॉर्मल वेस्टेज कितनी है? 250 यूनिट हो गया, लेकिन एक्चुअल वेस्टेज कितनी हो गई? तो एबनॉर्मल कितनी हो गई? 50। तो ऐसी कस्टमर को जब मैं कॉस्टिंग लगा के कॉस्ट, और एक चीज बताइए, क्या मैं एबनॉर्मल वेस्टेज का बर्डन शिफ्ट करता हूं? ठीक है, मैं नॉर्मल का करता हूं, तो ऊपर रख दूंगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? 5,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स, या 4750 यूनिट्स, या 4700 यूनिट्स। 4750, बिकॉज अगर मैंने 4700 करा तो उससे कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, एंड आई एम नॉट अलाउड टू शिफ्ट द एबनॉर्मल वेस्टेज बर्डन टू द कस्टमर। और मैं 5,000 से भी डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि नॉर्मल का तो शिफ्ट करना है मेरे को, तो डिवाइड किससे करूंगा? 4750। आंसर सॉल्व कर दीजिएगा, नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू निकाली। ये हो गया ना, 5,000 आपने खरीदा, 1,000 पे करना, तो 50 का आपका रेट हो गया। और जो आपको कस्टमर का चार्ज करना है 250 का, वो नॉर्मल लिस्ट में 10%। नॉर्मल लिस्ट, इन्वेंट्री की वैल्यू भी निकाल ली, 4700 पड़े हैं तेरे पास, नॉर्मल लिस्ट पे जो है वो तो बड़ा एक्सेप्ट करता है ना उसका। तो पर यूनिट इसमें मतलब डिवाइड पोर्शन प्राइस के लिए 4950 नहीं करना चाहिए। 4950 क्यों? जो चीज वेस्ट हो गई वो तो गायब हो गई ना, उसको गायब समझना सिस्टम में से। तो उसका चार्ज तो करेगा उसकी, जो हमने हमारे हाँ तो चार्ज करने के लिए तो यूनिट्स को कम करेगा, तभी तो कॉस्ट में बढ़ेगी। अगर तू 4950 से करेगा तो तेरा आंसर तो ज्यादा प्राइस, सॉरी वो आएगा ना, कम आएगा ना। ठीक है, तो ज्यादा चार्ज करना चाहिए ना, देखो।
सलोनी जी नहीं आती है, सलोनी बहुत दिनों, बहुत टाइम से नहीं आई, आई थिंक सलोनी। 4750 से क्यों करा यार? इन्वेंट्री तेरे वो तो जल गया ना भाई, 250 यूनिट जल गए, 50 100 जल गए, तेरी दुकान पे कितना पड़ा? 4700 पड़ा, तो इन्वेंट्री तो 4700 यूनिट हुई ना। वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट के लिए 4750, बट द इन्वेंट्री इन हैंड इज 4700। तूने मशीनरी में प्रोसेस में डाला था, 4700 निकल कर आया ना बाहर। क्लियर है? हो गया? पीछे स्टाइल का हो गया, तो इधर हो गया बड़ा। आगे बढ़े बच्चे, छा गए बेटे, छा गए आप। इलस्ट्रेशन 4 क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटे, यहीं कहीं खत्म कर लेंगे बेटे, आपको घर जाके रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं। हो गया ना सब बच्चों का? फोर्थ इलस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है इसमें। जनरली ना, मतलब नॉर्मल कैपेसिटी पे डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन है आएगा तब बताऊंगा, बट एक बार ये वाला देखो एक बार। फिक्स चार्जेस कितने हैं वैसे? 20 लाख। नॉर्मल कैपेसिटी होता है, लाइक इट्स नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट कि मैं एक्चुअल प्रोडक्शन बताऊं। जब इतनी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, सो दे हैव अ सिचुएशन कि उनको पता है भाई मैं नॉर्मली 1 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ। हाँ, एक्चुअल में हो सकता है 1 करोड़ 5 लाख हो जाए, 95 लाख हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअल कैन वेरी, बट थोड़ा सा इजी करने के लिए ना नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे भी एलोकेशन कर सकते। तो आप मुझे बताइए, फिक्स आपका खर्चा कितने का था? 20 लाख, और नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 2 लाख, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? हाँ, तो बस वो नीचे वही चल रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ लिए? 4000 यूनिट तेरे स्टॉक में, स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है। 4000 किलो पे मटेरियल पर केजी इज 200, लेबर इज 40, 20 एंड देन 10, सो दैट्स योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर है? हो गया? 4000 kg की कॉस्ट निकालनी थी, मटेरियल लेबर ओवरहेड सारा जुड़ जाता। वेरिएबल में तो पर यूनिट पर आ गया था, पर फिक्स को नॉर्मल कैपेसिटी पे डिवाइड करा, पर यूनिट निकाल लिया उसे। ऑल क्लियर टिल हियर? ओके, इसको लिखोगे या क्या करें? हाँ, सॉल्व कर लो बेटे एक बार। जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होता है बच्चा। सर हाँ जी। सर एक बार इलस्ट्रेशन 3 फिर से समझा दो, कि बीच में आवाज कट गई थी। एक बार थर्ड, तूने कॉस्ट कॉस्ट पढ़ा हुआ तूने? नो सर। ठीक है, एक चीज समझ। 5000 मेट्रिक टन है, 5% नॉर्मल वेस्टेज, 250 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए नॉर्मली, और एक्चुअल में टोटल वेस्टेज है 300, तो अब नॉर्मल कितना हुआ? 50। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए पहले? अच्छा, मुझे निकालना क्या है? द एंटायर क्वांटिटी इज इन स्टॉक। वो कह रहा है कि जो खराब भी हो गया ना वो भी मेरे पास पड़ा हुआ। स्टेट विद रेफरेंस हाउ यू वैल्यू द इन्वेंट्री। तो मेरे को इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने को बोला। अब सबसे पहले तो मैं टोटल कॉस्ट निकाल देता हूँ। टोटल कॉस्ट क्या है? 5000 इंटू 1000। ठीक है, सो दैट्स 50 lakhs। और मुझे पर यूनिट चाहिए। क्यों? अगर मुझे इन्वेंट्री है, मेरे यूनिट्स कितने हैं इन्वेंट्री के अंदर? यूनिट्स कितने हैं? 4700। क्योंकि भाई मैंने 5000 डाले थे, 5% वेस्ट हो गए, और आई मीन जो टोटल वेस्ट है 300 है। तो अगर मैं बोलूँ टोटल वेस्ट है तो 300 हो गई ना, तो 4700। पर मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 4750।
वाई 4700 से क्यों नहीं करा सर? अगर मैंने 4700 से करा तो प्राइस ऊपर आ जाएगा, और उसका वो रीजन ये है कि मैंने एबनॉर्मल को शिफ्ट कर दिया, आई एम नॉट अलाउड। तो मैं 4 से करूंगा, सिर्फ सिर्फ नॉर्मल वेस्टेज माइनस करके, क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज का बर्डन मेरे को शिफ्ट करना है। क्लियर है दोस्तों? हाँ जी सर। आगे बच्चों का आंसर। ओके, और भी क्वेश्चन थे भाई, इसमें क्यों नहीं है वो क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ लेकिन इसमें हुआ है ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 1, वही अब नए वाले में इलस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं बस। वो ये वाला मैं आपको सिखा चुका हूँ, वो जो हमने जो बनाया था, ठीक है। एनआरवी ऑफ फिनिश गुड माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड, यू विल फाइंड आउट एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यू हैव कॉस्ट ऑफ एनआरवी। स्टार्ट कर दीजिए, मेरा कोई रोल नहीं है बेटे इसमें। आगे आंसर। ओके, आओ बेटे लास्ट क्वेश्चन। हाँ कर लो, हाँ जी, परमीत जी का आ गया, कर लो आराम से। कावेज जी ऑल फ्री है? कावेज परेशान है, टेंशन मिल रहा है, चेहरे पड़ के। आ गए बेटे, छा गए आप, इतने अच्छे बच्चे जो मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं, संडे को भी पढ़ेंगे, इतने अच्छे बच्चे मैंने तो नहीं देखे। मानना पड़ेगा, वो भी सुबह 8 बजे आने को तैयार हो। हैट्स ऑफ टू यू। है, आपने तो बोला था ना श्वेता जी? नहीं आपने, अरे कोई बात नहीं, आपने होगा तो क्या क्लास नहीं होगी क्या? हो जाएगा सुबह 8 बजे। हाँ, दोपहर में रख लेते हैं, है ना, दोपहर में रख लेना। चलिए, हो गया सब बच्चों का क्वेश्चन? ओके, लास्ट पॉइंट बेटे, और उसके बाद आप इन्वेंट्री का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कहीं से भी। उस टाइम नहीं करा तुमने तो अब क्या करोगे? चलिए, हाँ क्वेश्चन हो गए? नहीं ये वाला अभी एक बस ये बताओ, टॉपिक ही खत्म। हाँ AS29 करूंगा, देखूंगा, मतलब ऐसा मैं सोच के तो नहीं लाया था, जल्दी खत्म हो गया ये।
टैक्स का भी जरा सा ही है आज का जो कराना है, सप्लाई खत्म कराना है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल ये है, मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली, और ये भी ना हमने तुमने कॉस्टिंग में पढ़ा, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन, उसी से रिलेटेड। आराम से पढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग के एंगल से बोलूंगा। ABC Limited has a plant with a capacity to produce how many units? 1 lakh. Oh my God, प्लीज अपने क्वेश्चन में अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा, नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट पर एनम। अच्छा जी, एंड एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड 18 लाख। ओ माय गॉड, फिक्स्ड ओवरहेड कितने का है? 18 लाख। ये रेंट भी हो सकता है, फैक्ट्री का रेंट भी हो सकता है जिंदगी में। ऐसी सवाल है, कॉस्टिंग वॉस्टिंग छोड़ो, कोई भी चीज छोड़ो, 18 लाख का खर्चा तो P&L के डेबिट में जाएगा नहीं जाएगा? ठीक है, इन्वेंट्री में जो जाता है जाने दो ना उसको, लेकिन इतना दिमाग तो चलना चाहिए कि धंधे में अगर 18 लाख का खर्चा हुआ तो P&L के डेबिट में तो जाएगा। बहुत अच्छी बात। और कॉमन सेंस से बता दो, अगर मैंने P&L के डेबिट साइड में 18 डाला है, सो बाय एनी लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक में 20 लाख की कॉस्ट पहुंच गई। इट मेक्स नो सेंस। अगर तुम्हारा 18 लाख का खर्चा, मैं कह रहा हूँ 1 रुपए का सामान नहीं बिका, जो भी मैन्युफैक्चर करा सारा बच गया एंड में, तो क्लोजिंग स्टॉक 18 लाख, ये जो 18 है 18 ही तो ट्रांसफर करोगे, 20 थोड़ा ना कर दोगे। यही है ना लॉजिक? ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। Fixed overheads on the basis of normal capacity is rupees 18. How? Because per unit क्या निकाल दिया उन्होंने? 18। तो आप भी लिख दीजिएगा, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इज 18। कैसे निकाला आपने? 18 lakhs divided by 1 lakh. Now this 1 lakh is actual production or normal production? Normal. Very good, very intelligent, लिख दीजिएगा। आइए केस नंबर 1 देखते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख। ओहो, नॉर्मल कैपेसिटी भी 1 लाख थी और एक्चुअल भी कितनी है? यानी कि तुमने एक्चुअल फैक्ट्री में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करे। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक, एज्यूमिंग कुछ बिका ही नहीं, कितने यूनिट आ रहे हैं? 1 लाख। और यहाँ पर जो रेंट है आपका, कितने रुपए डेबिटेड है? 18 लाख। तो मुद्दे की बात ये होगा भाई, क्या बोल रहा है वो? एक्चुअल ये था, फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ, आगे पढ़ लो इसको। फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल ओवरहेड, भाई अभी तो दोनों ही सेम है, तो विल लीड टू अ फिगर ऑफ 18 लाख। therefore it is advisable to include this on a normal capacity। आंसर तो नीचे नहीं है ना? हाँ, यही केस है। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है कि सर जी, मैं 1 लाख को किससे मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? समझ आ गया? दूसरा केस, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी? ओ माय गॉड, और फिक्स्ड ओवरहेड कितना? सेम 18 लाख। तो उस हिसाब से तो पर यूनिट कितना आ जाएगा? 20। पर मुझे करना क्या चाहिए? P&L में डेबिट साइड पे कितना है? 18। और अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक में 90,000 इंटू 20 कर दिया तो 18 आ गया। बट डोंट यू थिंक इसका मतलब ये आपने एबनॉर्मल वेस्टेज का बर्डन शिफ्ट कर दिया? तेरे P&L के डेबिट साइड पे 18 लाख, तूने उसको डिवाइड कर दिया 90,000 से, क्योंकि तूने जो प्रोड्यूस करा तेरे को समझ आया, तो 90 से डिवाइड है 20 रुपए पर यूनिट आ। क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखा है तूने भाई? क्लोजिंग स्टॉक 90,000 इंटू 20, बीसी करेगा ना, तो क्या आ जाएगा? 18 लाख। डोंट यू थिंक कि आपने, बिकॉज यू हैव प्रोड्यूस लेस बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, आपने कस्टमर पे बर्डन शिफ्ट कर दिया? ठीक है, तो मुझे 20, तो क्या 20 करेक्ट है या 18 लाख जो था डिवाइडेड बाय 1 लाख ही होना चाहिए था? 18 रुपए से ही होना चाहिए। एग्जैक्ट। मैं लिख कर एक बार बोल देता हूं, मैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप एक बार पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना दो और डेबिट साइड पे 18 लाख लिख दो। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दीजिए 18 लाख, जैसे हमने बनाया था ना। इसके बाद क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दो 90,000।